जब मैंने पहली बार ज़ुनोगा पढ़ा, तो पढ़ने से पहले जब मैंने इसको लाइब्रेरी में से निकाला था, जहाँ से मैंने इसको पहली बार उठाया था, तो मेरी नज़र पीछे के पन्नों पे पड़ी थी। यूजुअली हम लोग आगे पीछे के पन्ने ही देखते हैं। तो ये मैंने फ़ोटो देखी पहले। इसमें कुछ ट्रायंगल बनाए गए हैं, एक पेंटागन बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है, और नीचे लिखा है 5 सेंटर्स इन देयर ज्योमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एसोटेरिक मैथमेटिक्स। जलगा मैथमेटिक्स स्पिरिचुअल बुक में। फिर ये देखा मंडल ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। यूनिवर्स का जो फोटो नासा हमको दिखाता है वो काला काला होता है, उसमें बीच बीच में कहीं कहीं प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन ये तो एकदम सिमेट्रिकल फोटो थी। तो मैं इसी के चक्कर में इस किताब को उठा लिया वहां से। ये तो मैं सेलियंस इफेक्ट में था, बट फिर लेटर ऑन मुझे अभी तक इन फोटोज का बहुत मतलब समझ में नहीं आया है। थैंक गॉड मैं फिर सेलियंस इफेक्ट में फंसा नहीं। ठीक है, कल हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, हमने 4 सेंटर्स का नाम लिया था जो कि हमारे ब्रेन के सेक्शन 1 में है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा 3 सेक्शंस और भी हैं हमारे ब्रेन के जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सेक्शन 2B, 3 और 4। 4 कहते हैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, आत्मा के साथ। 3 जो है वो साइकिक पावर के साथ जुड़े हुए हैं। और सेक्शन 2B का फंक्शन है कॉन्सेंट्रेशन, डीप कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन और इंट्यूशन। वो भी हम लोगों को अपनी मर्जी से होता नहीं है, इसलिए हम नहीं जानते हमारे साथ है कि नहीं। तो हमारे पास जो है वो सेक्शन 1 है, और सेक्शन 1 में 4 सेंटर्स हैं, आई, ई, एस और एम। आई मतलब चीजों को समझने का सेंटर, ई मतलब महसूस करने वाला सेंटर, एस मतलब हमारे अंदर में जो भी रिफ्लेक्सेस हैं, इंस्टिंक्ट हैं, जानवरीय प्रवृत्तियां हैं, उसका सेंटर। एम वो सेंटर है जो मैथमेटिशियन सेंटर या मूवमेंट सेंटर, जो इन तीनों का रेशियो टोटल करता है। और ये बड़ा यूनिक है, ये टोटल मैथमेटिक्स की तरह नहीं करता। ये जो ज्यादा इंटेंसिटी वाला सेंटर होगा बाकी सेंटर्स को भी उसी की तरह बना देगा। मतलब एक मर्डरर का इंस्टिंक्ट किसी को मारने का हो रहा है, और उसका फीलिंग ऐसा है कि उसको नहीं मारूंगा, फिर भी उसका फीलिंग मारने वाला आ जाएगा। अभी मैं कल पढ़ रहा था एक बुक में, वो एक बंदे ने किसी का मर्डर किया था और रेप किया था। उसको बाद में जब इंटरव्यू लिया तो बोलता है मैं ऐसा पता नहीं कैसे कर दिया, मैं तो ऐसा करना ही नहीं चाहता था। तो आपका जो एम सेंटर है वो इंटेलिजेंस और इमोशन को इंस्टिंक्ट के हिसाब से बदल देता है। बट हमने कल देखा कि ये सब बकवास है, सारी बातें बकवास है, जब तक हम एक बड़ी प्रॉब्लम हमारी लाइफ की सॉल्व नहीं करेंगे। और वो कौन सी प्रॉब्लम थी? क्वेस्ट। बेसिकली हमारा जो क्वेस्ट है, हम जो खोज रहे हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। कुछ दिन के लिए इंटरेस्ट आ जाता है, किसी बड़े साधु महात्मा को देखा, बहुत से लोग जा रहे हैं, या किसी बहुत ही बढ़िया पिक्चर में हमने देख लिया, फिल्म में दिखाया कि जैसे कल की एक फिल्म दिखाया, एलियंस आए और एलियंस ने दुनिया को खत्म कर दिया, तो हमारा इंटरेस्ट एलियंस की बुक में आ गया। ऐसे कोई महात्मा बुद्ध आ गए और उन्होंने लेक्चर वेक्चर दिया, तो उनकी वजह से हमको कुछ दिन के लिए इंटरेस्ट आ गया, बट बहुत दिन तक इंटरेस्ट बचता नहीं है। तो वो इंटरेस्ट का फायर कैसे बचा रहे? तो हमको इंटरेस्ट आता क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ बेसिकली रोजमर्रा की हमारी रूटीन की लाइफ जो बोरिंग है। हम लोग शॉपिंग भी इसीलिए करते हैं, फिल्में इसलिए देखते हैं, घूमने फिरने इसलिए जाते हैं, बिकॉज लाइफ बोरिंग है। और स्पिरिचुअलिज्म का सबसे बड़ा जो टेस्ट है वो यही है कि आप रोजमर्रा की लाइफ में कितने मन से काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारी लाइफ में क्रिएटिविटी इसलिए नहीं है क्योंकि हम चीजों को बहुत इंथुजियास्टिक कर नहीं पाते। जब हम करते हैं तो बहुत मजा नहीं आता, तो हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो जो इंटरेस्ट का उल्टा क्या मानते हैं हम लोग? डिसइंटरेस्ट। बट कल हमने ये देखा कि डिसइंटरेस्ट के अलावा भी बहुत खतरनाक चीज है जो हमको है। डिसइंटरेस्ट हर चीज के लिए नहीं है हमको, बट सुपरफिशियल इंटरेस्ट एक ऐसी खतरनाक चीज है जो हमको हर चीज के लिए है। यस, देख लेते हैं, कर लेते हैं। भाई नॉनवेज खाते हो कभी कभी, ड्रिंक करते हो कभी कभी, सिगरेट पीते हो एक आध बार, मतलब कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि, इसलिए कहा जाता है बहुत बार बड़े बड़े डाकू एनलाइटन हो जाते हैं, लेकिन बहुत से साधु एनलाइटन नहीं होते। आंगली मार का नाम सुना है, वाल्मीकि का नाम सुना है, तो उनका उस काम में इतना गहरा इंटरेस्ट हो गया कि बाकी सब कुछ
कट गया और उनका कंसंट्रेशन उसकी वजह से बहुत डीप हो गया। लेकिन एक साधु जो घर बार छोड़ करके चला जाता है, आश्रम में रहता है, उसका जो इंटरेस्ट है वो घर में भी बहुत डीप नहीं था और जाकर के आश्रम में भी बहुत डीप नहीं। तो इट इज सुपरफिशियल इंटरेस्ट। और जैसे आपने कहा, सुपरफिशियल इंटरेस्ट का कॉज क्या है? वो कॉज है स्पीड और एफिशिएंसी। और अभी मैं कोइंसिडेंटली मैंने अभी बुक पढ़ रहा था, उसका नाम है इंटरनेट आपको क्या कर रहा है, और उसमें यही दोनों वर्ड लिखा हुआ है कि इंटरनेट इज हेल्पिंग यू टू इंक्रीज योर स्पीड एंड एफिशिएंसी। उसमें बताया कि 1973 में जेरोक्स कंपनी जब सबसे बड़ी कंपनी थी दुनिया की, उस समय माइक्रोसॉफ्ट और गूगल वगैरह नहीं थे। तो एक मीटिंग हुई जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आए, तो उन्होंने एक पोर्टल खोला, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, और उसमें एक प्रोग्राम कर रहे थे और उन्होंने एक और साथ में पोर्टल खोला, बोला कि ये प्रोग्राम करते करते आप एक और प्रोग्राम भी खोल सकते हैं। तो उस भीड़ में जितने लोग बैठे थे उन्होंने ताली बजाया। कुछ लोगों ने ताली बजाया, कुछ लोगों ने ताली नहीं बजाया। तो जिन्होंने ताली नहीं बजाया वो बोलते हैं, यार दो पोर्टल एक साथ खुल जाएगा तो हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, हम कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर सकते। और आज यही होता है। आज हमारा जो इंटरनेट की वजह से वी हैव नॉट बिकम वेरी एफिशिएंट, वी हैव बिकम शैलो। हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें से फिर उसका वीडियो खोलते हैं, वीडियो देखते देखते मालूम पड़ा एक और कोई उसी से रिलेटेड थर्ड आर्टिकल आ गया, उसको देखते हैं, तब तक से ऐड आ जाता है। तो आवर कंसंट्रेशन हैज रिड्यूस्ड। सो स्पीड और एफिशिएंसी के चक्कर में आवर कंसंट्रेशन रिड्यूसेस। तो हम यहां से आगे स्टार्ट करते हैं। बोलता है जब आप स्पीड और एफिशिएंसी के चक्कर में फंसेंगे तो आपकी लाइफ में एक ड्रजरी आएगी। ड्रजरी मतलब बोर्डम, और उस बोर्डम से का रिजल्ट होता है, डायरेक्ट रिजल्ट होता है डिप्रेशन। और इस डिप्रेशन को बचाने के लिए आपको किक्स की जरूरत पड़ती है। किक्स मतलब नॉवेल्स, मर्डर मिस्ट्रीज, फिल्म्स, अल्कोहल, प्रोस्टिट्यूशन, पार्टीज। हाँ, इसमें बड़े अच्छे से उसने कॉन्ट्रास्ट दिया है। बोलता है The modern world may be described as one keen on being high by constant kicks of some kind or the other। आज की जो दुनिया है, आप ऐसा कह सकते हैं, वो हाई रहता है। हाई मतलब जैसे जो ड्रग्स लेते हैं ना, वो हाई रहते हैं। तो हम लोग हाई रहते हैं, हमेशा नशे में रहते हैं, अपने आप को किक्स दे देकर। जैसे अल्कोहल इज अ किक, सेक्स इज अ किक, स्लीपिंग पिल्स इज, जैसे हमारे डॉक्टर हैं, वो हर रोज रात को स्लीपिंग पिल्स लेकर ही सोती हैं, उनको नींद नहीं आता है। मर्डर मिस्ट्रीज आर किक्स, नॉवेल्स जो होती हैं किक्स होती हैं। इवन गुरु थिंग कैन बिकम अ किक, बहुत बार आदमी गुरु को भी किक बना लेता है। सो लॉन्ग एज वी अलाउ आवर माइंड्स टू फंक्शन एट सुपरफिशियल लेवल वी कैन गैदर नो डीप एक्सपीरियंस। जब हमारा माइंड ही सुपरफिशियल लेवल पे काम कर रहा है तो हमको डीप एक्सपीरियंस कहां से आएगा किसी भी चीज का? विदाउट डीप एक्सपीरियंस वी गेट सेक्स ऑर्गीज इंस्टेड ऑफ लव। अगर डीप एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है तो हमको क्या मिलता है? सेक्स में खाली ऑर्गेजम मिलता है और लव नहीं मिलता। तो कॉन्ट्रास्ट बता रहा है कि हम लोग लव के चक्कर में जाते हैं एक प्रोस्टिट्यूट के पास, बट वापस लेकर आते हैं केवल सेक्स ऑर्गी। वी गेट पार्टी इंस्टेड ऑफ फ्रेंडशिप, हम पार्टी पा लेते हैं लेकिन फ्रेंडशिप नहीं मिलती। वी गेट डॉगमा इंस्टेड ऑफ डिवोशन। डॉगमा झूठी श्रद्धा, झूठे विश्वास। जैसे शनिदेव को नाराज नहीं करना है, तेल डालना है, जो लोग नहीं विश्वास करते वो भी डाल देते हैं, इसको बोलते हैं डॉगमा। एक नास्तिक था, वो था तो नास्तिक लेकिन जब मंदिर जाता था तो चप्पल उतार देता था। लोगों ने पूछा चप्पल क्यों उतारता है? बोलता है भगवान नहीं है लेकिन अगर हुआ तो काहे को रिस्क लें। तो उसको डॉगमा बोलते हैं। आपको क्लियर नहीं है लेकिन आप मानते हैं, सब लोग मानते हैं तो हम भी। और डिवोशन नहीं आता, डॉगमा आ जाता है, डिवोशन नहीं आता। यू गेट रेस्पेक्टेबिलिटी इंस्टेड ऑफ एथिक्स। आपको समाज में रिस्पेक्ट तो मिल जाएगा लेकिन आपकी लाइफ में एथिक्स नहीं रहेगा, आपके अंदर में एक संयम नहीं रहेगा। यू गेट थियोलॉजी इंस्टेड ऑफ रिलीजन। आपको थियोलॉजी मिल जाएगी, आपको साइंस पूरी पता रहे, आपको पूरा ज्ञान रहेगा भगवान कौन कौन होता है, लेकिन आपकी लाइफ में रिलीजन का गहराई नहीं रहेगा। आप रिलीजन को पाए नहीं रहेंगे, आप भगवान के नजदीक नहीं पहुंचेंगे। जैसे हम लोग के चर्च के फादर, बहुत से चर्चों के फादर ऐसे होते हैं कि वो
रोज प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन एक भी इंच आगे नहीं बढ़ते स्पिरिचुअली। मुझे पता नहीं है ऐसा फादर्स एनलाइटन होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तो वो जाने, हम तो नहीं जानते। लेकिन मैंने देखा है बहुत से फादर्स को ड्रिंक करते हुए देखा है और फ्रस्ट्रेट होते हुए देखा है। बहुत से फादर्स को मैंने देखा है कि वो छोड़ देते हैं फादरशिप। मैं पलिया में गया था एक स्कूल में, तो उनसे मैं मिलने गया था। मैंने कहा फादर आपसे मिलना है, बोलता मैं बिजी हूँ। और वो कर क्या रहे थे, बास्केटबॉल अकेले खेल रहे थे। मैंने उनसे कहा 2 मिनट आपसे बात करनी है। जब मैं उनके पास गया तो इतनी स्ट्रांग अल्कोहल की बदबू आ रही थी। और जब मैं उनके कमरे में गया, लेकर गए, मैं पीछे पड़ गया, नहीं सर 5 मिनट चाहिए, 5 मिनट चाहिए। वो जब मुझे अंदर कमरे में लेकर गए तो इतना अस्त व्यस्त कमरा, गंदगी सब जगह पर, ऐसा लग रहा था जैसे एक बैचलर का घर हो, एक स्टूडेंट का घर जैसे गंदगी होती है। तो मुझे पता नहीं वो एनलाइटेंड है कि नहीं, लेकिन लग तो नहीं रहते मुझे एनलाइटेंड। देखिए हम लोग का किसी के रिएक्शन से हमको नहीं मालूम पड़ेगा वो एनलाइटेंड है कि नहीं। बिकॉज कहते हैं बहुत से एनलाइटेंड मास्टर वैसा बिहेव नहीं करते जैसा आप चाहते हैं। साईं बाबा को जानते हैं आप, जो खत्म हो गए, वो बहुत गंदी गंदी गाली देते थे। अब वो एनलाइटेंड थे कि नहीं पता नहीं। इसलिए कभी भी किसी के बाहरी आचार व्यवहार से ये जज मत करिए कि वो एनलाइटेंड है कि नहीं। आपको केवल एक ही आदमी के बारे में जज करना है एनलाइटेंड है कि नहीं, अपने बारे में, और किसी के बारे में नहीं। एक बार एक आदमी ने, जैसे ओशो थे ना, उनके बारे में कहा गया, उनसे पूछा कि आप पैर क्यों छुआते हैं सबसे, क्या आप एनलाइटेंड हैं? उसने कहा मामला इसका नहीं है कि मैं एनलाइटेंड हूं कि नहीं, मामला यह है कि आपके मन में श्रद्धा है कि नहीं। अगर आपके मन में श्रद्धा है, मेरे पैर छुओ नहीं छुओ उससे फर्क नहीं पड़ता। आप पत्थर के भी पैर छुओ, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि उस पत्थर से नहीं मिलता, मुझसे नहीं मिलता। आपका जो सरेंडरिंग है वो एक तरह का ई सेंटर का री एजुकेशन है। आपके मन में श्रद्धा डेवलप हो रही है, आपके जो इमोशंस हैं वो सॉफ्ट होते जा रहे हैं। सो इट वी आर आवर प्रॉब्लम इज नॉट वेदर फादर्स आर एनलाइटेंड और नो। अदरवाइज हम सेलियंट इफेक्ट में फंस जाएंगे। आप सेलियंट इफेक्ट में फंसे हुए हैं। आपको क्यों लगता है फादर एनलाइटेंड है? क्यों लगता है आपको? क्योंकि वो सफेद कपड़ा पहनते हैं। आप उसको हटाइए, एक आम आदमी की तरह देखिए उस आदमी को। बोलता है, ये बड़ा अच्छा है, यू कैन गेट डॉगमा बट सॉरी अ माइंड, यू विल गेट अ माइंड दैट इज कंटेंट टू डिसेक्ट अ डॉगमा। आपको ऐसा दिमाग मिल जाएगा जो डॉगमा को डिसेक्ट करेगा। मतलब बहस खूब करेंगे लोग। देखो ऐसा है कि शनि, मैं बताता हूं शनि कैसे सच है और उससे कैसे फर्क पड़ता है, और पूरा एक्सप्लेनेशन दे देंगे। लेकिन डर अंदर का खत्म नहीं होता। तो ऐसा दिमाग मिलेगा जो डिसेक्ट करने को रेडी है डॉगमा को, बट इनकेपेबल ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग द इनड्वेलिंग स्पिरिट। मतलब आपके अंदर में जो ड्वेल कर रहा है, जी रहा है स्पिरिट, उसको समझने की कैपेसिटी नहीं होती अगर आप सुपरफिशियल जिंदगी जीते हैं तो। ये सेंटेंस इसको एज इट इज समझिएगा। डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की गहराई, अलोन इज द यार्ड स्टिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यार्ड स्टिक मतलब नाप, यार्ड स्टिक मतलब नाप। अगर आप जानना चाहते हैं अपने लिए कि क्या मैं स्पिरिचुअल हूं कि नहीं, तो एक ही चीज से आप नाप सकते हैं, मेरी एक्सपीरियंस की गहराई कितनी है। अगर मैं किसी चीज को बहुत गहराई से नाप सकता, एक्सपीरियंस कर सकता हूं, तो मैं स्पिरिचुअल हो रहा हूं। और कोई और मुझसे भी ज्यादा गहराई से उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकता है, तो वो मुझसे भी ज्यादा स्पिरिचुअल है। सो डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस अलोन इज द यार्ड स्टिक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड दैट टू, और वो भी इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्फीयर ऑफ एक्टिविटी। और ये भी नहीं कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक स्फीयर में तो आप बहुत गहरे हैं एक्सपीरियंस करने के लिए, लेकिन बाहर बाकी एक्सपीरियंस दुनिया में आप कटे हुए हैं। आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है, एक बार वो बस में गए और टिकट के लिए पैसा मांगा। तो पैसा, पैसा लगता है टिकट ट्रेन में, बस में, उनको ध्यान ही नहीं। लेकिन जब मैथमेटिक्स में घुसते थे, 2-2 घंटे तक बाथरूम में मैथमेटिक्स करते रहते थे। तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ स्फीयर ऑफ एक्टिविटी नहीं था, वो केवल एक स्फीयर में था।
तो बोलता है लेकिन स्पिरिचुअल आदमी जो होता है वो सारी स्फीयर में ही गेट्स डीप एक्सपीरियंसेस. वन कैन बी इंटेंसली स्पिरिचुअल, एक आदमी बहुत इंटेंसली स्पिरिचुअल रह सकता है वाइल वर्किंग इन स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट में शेयर और बेचना और खरीदने में भी बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है. और इन अ ब्रॉदल, ब्रॉदल नहीं सुना? ब्रॉदल मतलब वैश्या खाना. एक आदमी वैश्या खाना में भी काम करते करते बहुत डीपली स्पिरिचुअल हो सकता है. और वन में बी एनीथिंग बट स्पिरिचुअल, और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल स्पिरिचुअल आदमी ना हो, अगर वो चर्च में आश्रम में काम कर रहा है तब भी ऐसा हो सकता है. देयर इज नो पेनम्ब्रा ऑफ एप्रोबेशन अराउंड एनी एक्टिविटी सुई जेनरिस. ये थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए भी समझना. पेनम्ब्रा जानते हैं क्या होता है? अम्ब्रा, पेनम्ब्रा. ग्रहण कभी सुना है? ग्रहण, जब ग्रहण होता है तो जब सूरज चांद को ऐसा ढकता है तो उसकी दो तरह की रेज निकलती, दो तरह की छाएं बनती है, शैडो. एक तो होती है डार्क शैडो जिसमें बिल्कुल नहीं दिखता, और एक होता है थोड़ा सा लाइट शैडो. तो एक डार्क शैडो, एक लाइट शैडो. तो जो लाइट शैडो है वो पेनम्ब्रा है. तो बोलता है जब आपको जिंदगी में गहराई में जाना होगा ना तो बीच का मामला काम नहीं करता. देयर इज नो पेनम्ब्रा, पूरी तरह से घुसना पड़ेगा. अगर आप सोचें सर ऐसा कर सकते हैं थोड़ा सा सुपरफिशियल हो, थोड़ा सा डेप्थ हो, नहीं. या तो सुपरफिशियल जिंदगी जी सकते हैं या तो आप डीप जिंदगी जी सकते हैं. एंड दैट इज वाई मेनी मेन आर डिससेटिस्फाइड विद ऑब्जेक्टिव कंडीशन ऑफ देयर लाइफ. ज्यादातर लोग जो दुनिया में हैं वो अपनी ऑब्जेक्टिव कंडीशन से इसीलिए दुखी हैं. ऑब्जेक्टिव कंडीशन मतलब जो भी लाइफ की कंडीशन है, नौकरी है, वाइफ है, घर है, एटसेट्रा. फॉर क्योंकि सुपरफिशियली लेड लाइफ इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट इट्स डेस्टिनी. जो आदमी सुपरफिशियली जिंदगी जी रहा है वो हमेशा डेस्टिनी को कोसता रहता है. डेस्टिनी मतलब किस्मत को हमेशा कोसता रहता है. जस्ट एज द बैड वर्क्समैन क्वेरल्स अबाउट हिज टूल्स. ये ऐसा ही है जैसे एक आदमी बैड वर्क्समैन जिसको काम नहीं आता अपना, वो अपने औजार को बोलता है औजार खराब है. इसको हिंदी में बोलते हैं नाच ना आवे आंगन को टेढ़ा बोलता रहता है. दिस डिसकंटेंट ऑफ दीज माल कंटेंट्स इज क्रॉनिक. ये जो आदमी दुखी होता है तो रोज दुखी होता रहता है, दुखी हो रहता है. डिसकंटेंट ऑफ माल कंटेंट, ये क्रॉनिक हो जाता है. क्रॉनिक मतलब बहुत साल तक चलता है. क्रॉनिक बिकॉज ऑफ परपेचुअल सेंस ऑफ इनजस्टिस विथ विच दे कलर ऑल इंसिडेंट्स. उनको लगता है पता है ये दुनिया जो है जीने लायक ही नहीं है, ये भगवान जो है ना ये साला हमको चाहता ही नहीं है, ये तो खत्म ही हो जाए. तब वो धीमे धीमे हर किसी को खराब बोलता है, हर चीज को खराब बोलता है. इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द ब्लेसिंग्स दे काउंट द कर्सेस. वो लोग जितनी भी जिंदगी में ब्लेसिंग्स हैं उसको काउंट करने के बजाय केवल कर्ज को गिनते हैं, कितनी श्राप मिल रहे हैं. सच अ पर्सन कैरीज अ फ्यूड अगेंस्ट व्हाट ही कॉल्स फेट. वो किस्मत से लड़ाई पर जुट जाता है. मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी, मैं और लड़ाई करूंगा. जबकि बोला जाता है अगर आप किस्मत को समझ जाएं तो किस्मत आपको बहुत हेल्प करेगी. किस्मत मतलब नदी का बहाव. जब आपका नदी का बहाव जिस डायरेक्शन में है वही काम करो. जैसे मैं गया था गुरुजी के पास तो उन्होंने बताया कि ये पर्टिकुलर डेट है, इसमें काम मत शुरू करो, उसके बाद काम शुरू करो. ठीक है, तब तक पेशेंट रहते हैं. लेकिन मैं बोलना देखता हूं शनि मेरे खिलाफ है कि नहीं. अरे है तो मत लड़ाई करो उनसे. तो बोलता है जो लोग डिसकंटेंट होते हैं वो लड़ाई करते रहते हैं किस्मत से ही. How acutely we feel thwarted by the circumstances in which we have been placed when we ignore the spiritual potentialities beneath. बोलते हैं पता है हम क्यों, हमको हमारी जो कंडीशन है बाहर ले जाती है, क्योंकि हम उसके नीचे जो स्पिरिचुअल पोटेंशियल्स हैं उसको नहीं देख पाते. स्पिरिचुअल पोटेंशियल मतलब जो आपकी गहराई को ले जाने के लिए, जैसे आज का मौका है, आज शाम को 7 बजे ठंडी है, ठंडी बढ़ती जा रही है, एक छोटा सा कोई इंसिडेंस है, हम लोग क्लास कर रहे हैं, आज आपको आने का मौका है, आज आप नहीं आते, या मुझे बोलने का मौका है और मैं सोचूं नहीं यार आज छोड़ो. इस मौके की स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटीज को अगर मैं खत्म कर दूं तो बोला यार बहुत ठंडी है, परेशान है, और हम लोग बह जाएंगे परिस्थिति से. Only the surface of the ocean is whipped
टू वेव्स। खाली ये जो ओशन होता है ना, उसका खाली सरफेस होता है जो वेव्स, जो उसको हिलाता है। द डेप्थ इज अनस्टर्ड। जो डेप्थ है, जो गहराई है, उसका ओशन में वेव्स नहीं आते गहराई में। द विंड ऑफ कर्मा, इट्स डेप्थ आर अनस्टर्ड। इसी तरह से हमारे जो कर्म है, अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, वो खाली सुपरफिशियल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, गहराई को टच नहीं कर पाते। आपने सुना है? इसका मतलब ये हुआ, जब हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमको बुरा असर मिलेगा, अच्छे कर्म किए तो अच्छा चीज होगा, और हम ऑब्वियसली दुखी भी होंगे, खुश खुश भी होंगे। मैं बताता हूं। हमने कहानी सुनी है, आ, राम जी को 14 साल का वनवास हो गया था, और एक भाई साहब थे, उनको तो अपने बेटे को ही, वो तो कौन थे, राजा साहब जो बनारस, दशरथ नहीं, दशरथ भी थे, और एक राजा थे जिनको सच बोलने का बड़ा सनक चढ़ा था, हरिश्चंद्र। अब ये लोग, अगर ऐसी कंडीशन हमारे ऊपर आ जाए, हमारी जॉब छूट जाए, कल हमारा बॉस बोले निकल जाओ यहां से, तो हम क्या करेंगे? बैठ के रोएंगे। लेकिन एक आदमी जो राम जैसा आदमी है, बोलता है ठीक है यार, 14 वर्ष का वनवास है तो करते हैं। तो जाता है वहां पर जो जो चीज है उसको झेलता है, और उसमें जो जो कर सकता है करता है। तो उसके ऊपर भी एक ये कहा जाता है कि राम जी के ऊपर शनि चढ़ गए थे, 7.5 चढ़ गया था, और इसकी वजह से उनको 14 साल का वनवास हुआ। हमारे ऊपर जब शनि चढ़ता है तो हम जाकर के एक शनि का अंगूठी बनवाते हैं या पूजा करवाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं यार ये सब हट जाए हमारे से, घर से टेंशन खत्म हो जाए। तो चूंकि हम सुपरफिशियली जिंदगी जी रहे हैं, तो हमको लगता है जल्दी से खत्म हो जाए। लेकिन जो लोग गहराई से जीते हैं, गहराई में घुसने की कोशिश करते हैं, वो लोग कहते हैं ठीक है, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आई है, अब इसके देखते हैं इससे मेरी आत्मा को मैं कैसे खोज सकता हूं। ये बेसिकली जो हमारी साइंस है, जो हम पढ़ रहे हैं, ये अपने आप को सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 पर ले जाना है, जो कि आत्मा तक जाने का साइंस है। ये साइंस ये नहीं कहता कि आप कैसे खुश रहें। अब मैं फिर से रिपीट करूं, ये खुश रहने का साइंस नहीं है। ये साइंस है अपने आप को अंदर में घुसने का साइंस है, अपने डेप्थ में घुसने का साइंस है, सोल को खोजने का। और सोल को पाने का जो तरीका है, बहुत एंजॉइंग नहीं है, बहुत बार वो थोड़ा मुश्किल भी है। तो सुपरफिशियली जो हमारी लाइफ है, उसको तो कर्मास डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन जो आदमी गहराई में जीना चाहता है, उसको कर्मास डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। एक बार कहानी सुनी थी गौतम बुद्ध ने कि फला फला जगह पर एक डाकू रहता है। तो लोगों ने कहा, मना किया कि वहां मत जाइए आप। तो उनके बुरे कर्म थे कि वहां गए। उन्होंने ये भी सोच रखा होगा कि ठीक है, वो मार देगा तो मर जाएंगे। लेकिन वो वहां गए, और उन्होंने उस डाकू को जो भी बातचीत की, आपको शायद सुनी भी हो, आपने कहानी सुनी है ना, अंगुली मार की कहानी है। अंगुली मार और गौतम बुद्ध की बातचीत हुई, और अंगुली मार जो है वो गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए। लेकिन एक आम आदमी जाता तो वहां पर मर के आता वापस। तो ये इस आदमी की गहराई थी, जिसकी वजह से कर्मा उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाया। थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई। लेट अस ग्लैडली एक्सेप्ट ऑल दैट इज डिनोटेड बाय फॉर्च्यून। चलो खुशी खुशी हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमको किस्मत ने जो दिया है। इंस्टेड ऑफ गैम्बलिंग, इसके बजाय कि हम लोग जुआ खेलें with her and losing all in trying to win all as wheel turns। हम लोग जुआ खेलते हैं किस्मत से, हम सब कुछ पाना चाहते हैं और उसके चक्कर में सब कुछ खो देते हैं। इससे अच्छा जो जिंदगी दे रही है उसको खुशी खुशी लें और उसके आगे बढ़े। एक आदमी आईएएस की तैयारी करता है। जैसे यहां पर एक डॉक्टर साहब हैं, वो बताते हैं कि जब मैं एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था, तो मेरा एक फ्रेंड था, वो आईएएस की तैयारी कर रहा था, और साथ ही साथ एमबीबीएस की तैयारी भी कर रहा था। तो मेरी किस्मत ठीक थी, मेरा सिलेक्शन हो गया। उसकी किस्मत नहीं ठीक थी, सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वो करता रहा, कोशिश करता रहा, कोशिश करता रहा। उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब आई थी, एक कोई क्लर्क की, उसने उसको नहीं लिया कि तैयारी करूंगा तैयारी करूंगा। फिर अल्टीमेटली उसने 10 साल तक तैयारी करते करते कुछ नहीं किया। तो जो उसके हाथ में था वो तो ले ही लेना चाहिए था उसको। यही कह रहा है, जो किस्मत आपको दे रही है वो तो ले लो, बजाय इसके कि सब कुछ खो दो सब कुछ पाने के चक्कर में। इफ वी सीक डेप्थ, अगर हम गहराई खोजेंगे, दैट इज डीप एक्सपीरियंस, वी विल हैव चेंज्ड द व्हील ऑफ चांस एंड आर फ्री फ्रॉम इट्स रोटेशन। ये जो चांस होता है, जो किस्मत होता है, उसको हम रोक चुके रहे, रोक लेंगे, फिर वो हमको परेशान नहीं कर पाएगी।
ट्रुइम्फेंट लिविंग। ट्रुइम्फेंट लिविंग मतलब एक ऐसी जिंदगी जिसमें हम जीते हुए हैं, विजयी भव बोलते हैं ना, जो जीता हुआ जिंदगी जो है, डज नॉट मीन मेकिंग नो मिस्टेक्स। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलती नहीं करना, बट मेकिंग ओनली आवर ओन मिस्टेक्स, हमारी अपनी गलती करना। मिस्टेक्स कंडीशन बाय आवर ओन एंड नॉट एडेप्टेड प्रिंसिपल्स, हमारा अपना प्रिंसिपल हो कि बॉस हम ये करेंगे और इसमें जो हमको सजा मिलेगी हम उसको झेलेंगे और उससे सीखेंगे। हम बहुत बार क्या करते हैं, जो हमको ठीक लगता है वो भी नहीं करते। क्यों? बिकॉज सामने वाला नहीं कर रहा है। तो जो आदमी वही जीतता है या जीता हुआ है जो अपनी गलती करता है और उसमें से सीखने को तैयार होता है, वो नहीं जो गलती करना ही नहीं चाहता है या दूसरों की गलतियों से डर जाता है। थोड़ा सा और मैं 5 मिनट और करूंगा। द स्पिरिचुअल क्वेस्ट, आज से 100, 200, 500 साल पहले या जिस समय गौतम बुद्ध थे उस समय या कृष्ण थे उस समय, उसमें स्पिरिचुअल क्वेस्ट होता था। द स्पिरिचुअल क्वेस्ट हैज इन आवर टाइम बीन सप्लांटेड बाय द क्वेस्ट ऑफ सिक्योरिटी। आज की डेट में हम स्पिरिचुअल क्वेस्ट के बजाय कुछ और खोज रहे हैं, और वो क्या है? सिक्योरिटी। जब स्कूल्स बच्चों को जॉब के लिए पढ़ाती है तो जॉब क्या है? एक तरह की सिक्योरिटी है। एंड येट मैन रिमेन्स फेटर्ड टू द एवनेसेंट। और फिर भी आदमी चाहता क्या है? कि हमको ऐसी कोई चीज मिल जाए जो कभी खत्म ना हो, इतना पैसा कमा ले जो कभी खत्म ना हो। तो हम चाहते तो हैं अनलिमिटेड। वो अनलिमिटेड क्वालिटी किसकी है? भगवान टाइप के लोगों की। लेकिन हम पकड़ते हैं लिमिटेड को। ओनली एन इमेच्योर सोल स्ट्राइव्स फॉर सिक्योरिटी। ये खाली वही आदमी सिक्योरिटी खोजेगा जो बहुत मेच्योर नहीं होगा। इट इज लाइक अटेम्प्टिंग टू बी सिक्योर इन अ गेल ऑफ सी बाय ट्राइंग टू कंट्रोल विंड्स। आप हवा को कंट्रोल करके क्या कभी नाव कंट्रोल में आई है? द माइंड ऑफ अ शैलो, जिस आदमी का दिमाग उथला है, शैलो है, गहरा नहीं है, सीज ओनली मंडेन। वो खाली रोजमर्रा की मंडेन जिंदगी को देखता है और उसी से परेशान होता है। विच बीइंग ट्रांजिटरी इज अनरियल सो पावरलेस। एक आदमी आया, उसने आपको कुछ बोला, कुछ खराब सा बोल दिया, उससे हम डिस्टर्ब हो गए। या किसी ने आया और बहुत अच्छी सी बात बोल दी तो हम खुश हो गए। ये अपने आप में पावरलेस चीज है, लेकिन हमारे सुपरफिशियल होने की वजह से वो पावरफुल हो जाती है। द मंडेन फील्स रिस्ट्रिक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो मंडेन आदमी है वो बाहर के एनवायरनमेंट से बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील करता है, बंधा हुआ महसूस करता है। चाहे वो बीट आइडियाज, पर्सन और सराउंडिंग, चाहे परिस्थिति हो, चाहे आइडिया हो या कोई आदमी हो। मैंने पढ़ा है ओशो के बारे में। बचपन में जब स्कूल में थे तो एक बार बड़े स्ट्रांग बच्चे थे जब वो छोटे से थे, तो बताते हैं कि मेरी नानी ने मेरे को बहुत मन से पाला था, पैसे खूब भर भर के दिए थे और बोला था कोई भी इस बच्चे को परेशान नहीं करे। तो बोलते थे पढ़ने के लिए मुझे बहुत जोर नहीं डालती थी मेरी नानी। तो एक और जो टीचर आता था मुझे पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ लेता था, खुशी खुशी थोड़ा बहुत आता था मुझे। तो एक दिन स्कूल में गया था मैं, और वहां पर मैं बाहर देख रहा था और मैथ्स की टीचर पढ़ा रहे थे, और जो पढ़ा रहे थे मुझे आता था। टीचर ने मुझे बोला, ए अंदर देखो। तो मैंने कहा जो आप पढ़ा रहे हैं मुझे आता है, इसलिए मैं बाहर देख रहा हूं। तो उन्होंने सवाल पूछा, मैंने सवाल का सही जवाब दे दिया। फिर उन्होंने आकर के मेरी कॉपी में 5 रुपए का फाइन लिख दिया। फाइन किस लिए? बाहर देख रहे हो इसलिए। तो ये बताते हैं कि मैं गया और उनकी रजिस्टर में 5 रुपीज का फाइन लिख दिया। बोलते ये किस लिए? बोलते तुमने गलती की ना, मेरे माँ बाप को तुमने फाइन में लगाया है, गलती अगर मेरी है तो मुझसे मांगो। बोलते आज तक न उन्होंने फाइन दिया न मैंने फाइन दिया। इस सिचुएशन में एक स्कूल का बच्चा बेचारा तो डर के कांपेगा। तो ऑब्जेक्टिव कंडीशन जहां पर आपको और हमको परेशान कर सकती है, एक आदमी जो गहराई में घुसता है या गहराई में घुसना चाहता है उसको परेशान नहीं कर पाती। ठीक है, यहां तक स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन तो नहीं?